नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। एलजेपी में मचे घमासान के बीच राजद और चिराग पासवान कुछ पास आते दिख रहे हैं। चिराग उधर एनडीए में मुखर हैं तो इधर राजद ने अपने 25वें स्थापना दिवस समारोह से पहले चिराग के पिता और एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती मनाने का फैसला किया है। यह निर्णय गुरुवार को राजद कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी में हुई पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में लिया गया। इससे पहले ही बुधवार को पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने यह कहते हुए चिराग को साथ आने का आमंत्रण दिया था कि वो तय करें कि अब उन्हें किधर रहना है। बिहार वापसी के साथ ही नेता प्रतिपक्ष सक्रिय हो गए हैं। तेजस्वी ने कहा कि सुबह 11 बजे से होने वाले स्थापना दिवस समारोह से पहले पार्टी कार्यालय में पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती मनेगी, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने इस बैठक की तस्वीर भी अपने ट्विटर पर साझा की। स्थापना दिवस कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारंभ दिल्ली से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद दीप जलाकर करेंगे। और जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया, वैसे ही कश्मीर के नेता महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान की वकालत करते हुए भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की सलाह दी। वहीं महबूबा के बयान पर सामाजिक संगठनों ने गहरी नाराजगी जताई और काशी में नाराज सामाजिक संगठनों की कमान संभाली मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेशनल सदर नाजनीन अंसारी ने पाकिस्तान का पुतला दहन किया। आज हम लोग पाकिस्तान का पुतला फूके हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी कश्मीर के नेताओं के साथ एक बैठक करना चाहा, उन्हें आमंत्रित किया कि आप लोग आइए बैठ के वहाँ जो अभी सीटें खाली हैं उसका एक सलूशन निकाला जाए। लेकिन महबूबा के पेट में दर्द होने लगा, कहा कि इसमें पाकिस्तान को भी शामिल किया जाए। हम पाकिस्तान को क्यों शामिल करें? हमारे देश का ये मैटर है। हम अपने देश के नेताओं से बात करेंगे, अपने देश के बड़े बड़े जो भी नेता हैं सब एक साथ बैठ के इसका सलूशन निकालेंगे। आज प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर के नेताओं को बातचीत करने के लिए बुलाया है ताकि वहाँ पर उस मुद्दे पर बातचीत हो, वहाँ लोकतंत्र की जो चुनाव वगैरह हो जाए। अब जैसे ही उन्होंने बुलाया वैसे ही वहाँ की जो कश्मीर की नेता है महबूबा, और उन्होंने तुरंत राग अलापना शुरू कर दिया कि नहीं, पाकिस्तान को भी शामिल किया जाए। अब पाकिस्तान में इस्लामाबाद में किसकी सरकार बन रही है, हम उसमें दखलंदाजी करते हैं, तो क्यों पाकिस्तान को यहाँ शामिल कराया जाए। और पाकिस्तान ने अब तक जो हमारी ज़मीन कब्जा किया है पीओके के नाम पर, गिलगित है, बाल्टिस्तान है, उसको अब तक तो आज़ादी मिली नहीं और वहाँ मानवता पीड़ित है। अब पूरी दुनिया के देश के नेता और पूरी दुनिया की सरकार मिलकर के अब तय करे कि भारत इतने दिनों से सहिष्णु रहा, भारत ने कोई आक्रमण नहीं किया और बार बार पाकिस्तान से बात करता रहा, और पाकिस्तान से 70 साल तक बातचीत का क्या फ़ायदा मिला। वहीं समस्तीपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का मेन गेट खोलने और विश्वविद्यालय में 100 से अधिक पदों पर की गई स्किल सपोर्टिंग चौक की बहाली की जांच को लेकर आइसा कार्यकर्ताओं की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। वहीं तीसरे आइसा कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के मेन गेट पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू कर दिया है। वहीं कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के कुलपति और सुरक्षा पदाधिकारी के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। फर्जी क्यों? विश्वविद्यालय कुलपति होश में आओ, होश में आओ। हमारा मुख्य मांग ये है कि हम लोग का जो
पूसा कृषि विश्वविद्यालय है, इसका मुख्य गेट खोलना चाहिए क्योंकि 15 तारीख तक इस कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार 15 मई तक इस गेट को बंद करना था। इसके बाद इसको खोल देना था। इस गेट से हम ब्लॉक से लेकर थाना से लेकर बैंक से लेकर इसके बाद हॉस्पिटल सब इसी मुख्य द्वार से जाते हैं। अगर इस मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया है, इसके लिए हम लोग को 2-3 किलोमीटर दूर घूम के जाना पड़ता है। इसी के मांग के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। हम लोग का मांग जो है, पहले तो ये मुख्य जो विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार है वो बंद है, वो जल्द से जल्द खुलवाया जाए। और इससे पहले जो है स्किल सपोर्टिंग का 100 से अधिक पदों पर बहाली हुआ था, उसका रिजल्ट जो है बहुत तरह की धांधली हुई है और न इसमें कटअप जारी किया गया, न असफल सफल छात्राओं का रिजल्ट का मतलब जो क्लियर नहीं किया गया। तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का गेट खोलने की मांग की जा रही है। आइसा कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय कुलपति के खिलाफ नारेबाजी भी की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से आइसा कार्यकर्ताओं के द्वारा कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कैसर खान हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। कैसर, आइसा कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की है, उनकी क्या कुछ मांगे हैं? जी, जैसा कि समस्तीपुर के अंदर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार को खुलवाने सहित 100 से अधिक पदों पर बहाली, इसकी पोस्टिंग स्टाफ की बहाली की जांच विद्यालय द्वारा LDC जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क की जारी कई शॉर्ट लिस्ट की सुधार इत्यादि मांगों को लेकर आइसा से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने लगातार चौथे दिन भी अमर अनशन पर लगातार बैठे हुए हैं। उनकी ये सभी मांगे हैं, उसकी मांगे कि जल्द से जल्द जो कुलपति है हमारी सभी मांगों को पूरी करे, नहीं तो आंदोलन और भी तेज हुआ। लगातार इस तरह का देखने को मिल रहा है जहां की कुलपति के खिलाफ उन्होंने जम के नारेबाजी भी की है और इसी को लेकर जो आइसा से जुड़े हुए सैकड़ों कार्यकर्ता वहां जो है डटे हुए हैं। जी, तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किसी तरह का बयान दिया गया इसको लेकर? अभी तक इस मामले को लेकर अभी तक किसी ने भी इस मामले की यूनिवर्सिटी की तरफ से पहल नहीं की गई है, ना ही उनसे वार्ता की गई है, जिसको लेकर जो है कि महागठबंधन और भाकपा माले के पूर्व प्रत्याशी रंजीत राम ने भी कहा कि विद्यालय प्रशासन जो है जल्द से जल्द आंदोलनकारियों से अविलंब संतोषजनक वार्ता कर उनकी जो मांगे हैं उनको पूरी करें, नहीं तो आने वाले समय में और आंदोलन तेज होगा। जी न्याज। जी कैसर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं युवा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव कुमार झा राजधानी रांची पहुंचे। इस दौरान प्रेस वार्ता आयोजित कर कई मुद्दों पर राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अपनी बात रखा और साथ ही इस वार्ता में बिहार के नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजीव झा ने नीतीश कुमार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए बिहार की अपेक्षा में झारखंड में विकास की रफ्तार को ज्यादा तेज बताया। और पेट्रोल, डीजल समेत खाद्य पदार्थों के दामों में पूरी तरह से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं बढ़ती कीमतों के खिलाफ भाकपा माले नगर और मुफस्सिल कमेटी की ओर से शहर के हाई स्कूल मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर आक्रोश व्यक्त किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व माले नेता उज्जवल साव, प्रीति भास्कर और मोहम्मद सलाउद्दीन ने किया। मौके पर प्रीति भास्कर ने कहा कि कोरोना त्रासदी के बीच महंगाई की मार देश की जनता के लिए जानलेवा है। लोगों के पास पैसे नहीं हैं और उनके रोजगार छिन गए हैं। ऊपर से इस महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। इसलिए प्रतिरोध कार्यक्रम के जरिए केंद्र सरकार से यह मांग किया जाता है कि तत्काल डीजल, पेट्रोल सहित खाद्य पदार्थों की मूल्य वृद्धि को वापस लिया जाए। आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उसको पालन करते हुए। हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ों के दाम जिस तरह से बढ़ रहा है, पेट्रोल, डीजल, यहाँ तक कि खाने का तेल का दाम, सरसों तेल का दाम जिस तरह से बढ़ रहा है, गरीब लोग मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना के मार से मरने से पहले लोग भूख की मार से मर जाएंगे। अगर सरकार इसी तरह से महंगाई को और ऊंची स्तर पे लेके जाते जाएंगे
तो हमारे देश में ये समय बहुत नज़दीक आ रहा है जब हम लोग सर्वहारा हो चुके होंगे। सिर्फ और सिर्फ जान की हानि ही नहीं, माल की हानि भी अब लोगों की होना शुरू हो चुकी है। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ सर्कस मैदान गिरिडीह में मोदी जी का पुतला दहन किए। हम लोग साफ स्पष्ट बता देना चाहते हैं, गिरिडीह की भाकपा मार्केटिंग यह बता देना चाहती है कि इस महंगाई जो पेट्रोल, डीजल, गैस एवं खाद्य पदार्थ, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, सबसे ज़्यादा सरसों तेल का दाम बढ़ा है और जितने भी आटा, चावल, सभी के मूल्यों में वृद्धि हुई है। इसे तुरंत ही वापस ले। और शेखपुरा सदर अस्पताल में संचालित पोस्टमार्टम हाउस में पिछले 1.5 सालों से पानी की व्यवस्था नहीं रहने के कारण पोस्टमार्टम में काम कर रहे कर्मियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कर्मियों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। वहीं इसे लेकर कई बार प्रबंधक और सिविल सर्जन से शिकायत की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी पिछले 10 सालों से किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। गौरतलब है कि सदर अस्पताल की लचर व्यवस्था को लेकर आए दिन मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं पोस्टमार्टम हाउस में सुविधा नहीं होने के कारण मृतक के परिजनों को पोस्टमार्टम के लिए काफी इंतजार करना पड़ता है। समस्या है, पानी का दिक्कत बहुत है यहाँ। कितना देर से है? कम से कम तो 1.5 साल से ऊपर हो गया है। और इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो कैसे पानी से बिना काम करते होंगे? कोशिश करते हैं, चमकते रहता है लहा, तो क्या करें। कई लोग हैं इसमें? 2 गोटा हैं। नहीं, दूसरा नंबर का बाद में इतना दिन से खट रहे हैं, तनख्वाह उनका कुछ भी नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता। 1 रुपया नहीं? 1 रुपया। साल भर से पानी की कमी नहीं है। वहाँ का जो बोरिंग है, बोरिंग जमीन से पूरा अंदर तक पानी सूख गया है। तो उसका बोरिंग नहीं हो पाया था, फंड की कमी के कारण। अलग से फंड है नहीं, लेकिन काम तो तत्कालीन व्यवस्था हम लोग इधर से पानी ले जाके करते थे। और अभी कनेक्शन भी कर दिया गया है, परमानेंट कनेक्शन सदर से उसको ऐड कर दिया है। जब तक कि बोरिंग नहीं हो, बोरिंग क्योंकि बहुत डीपली करना होगा, कॉस्ट भी लगभग लाख से ऊपर जाएगा। टेम्प्रोरी व्यवस्था भी हम कर दिए हैं सदर से पोस्टमार्टम में, ताकि मरीजों को सुविधा नहीं होगा और सारा सुविधा अपडेट कर दिया जाएगा। और जो उसमें वर्कर हैं वो बता रहे थे कि हम लोग जब से इसमें जुड़े हुए हैं कभी किसी तरह का पेमेंट नहीं किया जाता है। ऐसा तो नहीं है, पेमेंट तो आउटसोर्स कंपनी को जो है हम उसको लगातार दे रहे हैं और एजेंसी उसको पेमेंट करती है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिव कुमार पाठक हमारे साथ फोनलाइन पे मौजूद हैं। शिव कुमार, पोस्टमार्टम हाउस में 1.5 साल से पानी की समस्या देखी जा रही है, क्या है ये पूरा मामला? जी सर, ये पोस्टमार्टम 2016 से बना हुआ है और लगभग 1.5 साल से वहाँ का बोरिंग फेल है। और जहाँ की पानी की समस्या है और पोस्टमार्टम में जो भी गंदगी की या होता है या पोस्टमार्टम होता है उसकी धुलाई ढंग से नहीं हो जाता है। और जो वहाँ का वर्कर बोल रहे थे कि बिल्कुल बदबू और गंदगी का ये अंबार लगा रहता है, धुला नहीं पाता है। और इसके कारण लेकिन बार बार अधिकारी के बोलने के बाद भी आज तक वहाँ पानी की सुविधा नहीं दी गई है, जिसके लेकर लगातार समस्या बनी रहती है। जी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कहना है? ये हॉस्पिटल प्रबंधक से बात की है तो उन्होंने बताया कि अभी कनेक्शन का काम चालू करवा रहे हैं दूसरे रूट से, जो कि बोरिंग वो फेल हो चुका था और जो दूसरे रूट से वहाँ पानी की व्यवस्था दी जा रही है। और वहाँ के वर्कर भी बता रहे हैं कि हम जब से यहाँ से ये पोस्टमार्टम बना है और हम लोग को न किसी तरह का वेतन या किसी तरह का मानदेय नहीं दिया जा रहा है। बस जो आते हैं लोग 100 रुपये 200 रुपये अगर दे देते हैं, बस उसी से काम चला दे रहे हैं। और अधिकारी डीएम को भी और सीएस को भी लिख के देने के बाद भी जिस पर कोई किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और सुल्तानपुर में अवैध अतिक्रमणकारियों पर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। आपको बता दें कि तहसीलदार की ओर से अवैध निर्माण पर पीला पंजा चलवाया जा रहा है। साथ ही अतिक्रमणकारियों को आगे निर्माण ना होने की चेतावनी भी दी जा रही है। दरअसल ये मामला लंभुआ तहसील का है, जहां शिवगढ़ गांव के रहने वाले राम बरन द्वारा खलिहान की जमीन पर पहले तो झोपड़ी बनाकर अतिक्रमण किया गया। ग्राम शिवगढ़ में डाटा संख्या 2225 खलिहान खाते की भूमि है। इसमें राम बरन सनाफ राम मजूर निवासी ग्राम द्वारा पूर्व में छप्पर के कब्जा किया गया था। इसके पश्चात उसके द्वारा आगे
लगभग 4 फीट ऊंचाई में अवैध निर्माण कर लिया गया था, जो मौके पर नायब तहसीलदार पहुंच के गिरा दिया गया। और सरायकेला के चांडिल स्थित साधु बांध मठिया दशनामी नागा सन्यासी आश्रम में कोरोना को ध्यान में रखते हुए पूजा अर्चना की और साथ ही भगवान जगन्नाथ को जल स्नान कराया। भगवान के स्नान के बाद महाआरती की गई। इस दौरान भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण भी किया गया। पंचामृत, दूध, घी, शक्कर, दही दे के पंचामृत दे के स्नान कराया गया और आरती पूजन किए। और जो भी भक्त हैं सारे भक्त मिल के हम लोग किए। कोविड के गाइडलाइन का पालन करते हुए भीड़ डिस्टेंस रखें कि जो हमारे देश में महामारी फैले हुए हैं उनके भी कामना करते हुए कि सब भगवान बलराम सुभद्रा जी सही कर दें। वहीं बलरामपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोमुहा सांप की तस्करी करने वाले 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पूरा मामला बलरामपुर जिले के थाना कोतवाली देहात का है। वहीं पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह लोग दुर्लभ प्रजाति के इन सांपों को पकड़ते हैं, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों की बिक्री होती है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जनपद बलरामपुर की क्राइम ब्रांच की टीम ने सोर्स की सूचना पे एक जो वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग है उसके अंतर्गत एक रेड सैंड बोआ की रिकवरी करी है। और जो 2 मुआ सांप होता है जो इस तरह का टिपिकल एक एंडेमिक प्रजाति है, जिसकी वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में 2.5 करोड़ से शुरू होती है और 25 करोड़ तक जाती है। तो करीब 2.5 किलो का ये सांप रिकवर किया है और इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 2 लोग श्रावस्ती के, एक बस्ती का और जो उसका जो मुख्य जो लेके आ रहा था बाबर खान, वो सिद्धार्थनगर जनपद का रहने वाला है। और समस्तीपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने आउटसोर्सिंग कंपनी CMS के शाखा प्रबंधक की शिकायत पर एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। एजेंसी के 3 कर्मियों ने आपसी सहमति और मिलीभगत से कंपनी को 2,70,28,000 रुपए का चूना लगाया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कंपनी है जिसके हेड हैं बेगूसराय के राजेश कुमार शाखा प्रबंधक, उनके द्वारा FIR दर्ज कराया गया है। ये कंपनी का काम है कि ये विभिन्न बैंकों का पैसा लेकर उनके ATM में जमा करती है और बड़ा ट्रांजैक्शन जो होता है वो वहाँ से कलेक्ट करती है। तो जो यहाँ के समस्तीपुर के हेड थे उन पर और उनके सहयोगियों पर कुल 2,70,28,000 रुपये गबन का आरोप लगा है। हम लोगों ने अनुसंधान किया तो उनके हेड जो यहाँ दिवाकर कुमार है उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके सहयोगी आशीष कुमार और मोहम्मद इस्लाम दोनों समस्तीपुर के हैं, उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। उन लोग से विस्तृत पूछताछ की गई है। उन्होंने अपना अपराध भी स्वीकार किया और उनके पास से गबन का कुल 3,37,000 रुपया बरामद हुआ है। और कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपाने वाले डेल्टा म्यूटेंट के बाद अब डेल्टा प्लस म्यूटेंट ने सरकार की चिंता को बढ़ा दी है। जानकारी के अनुसार झारखंड में भी 3 संदिग्ध मिले हैं। रिम्स से 3 सैंपल डेल्टा प्लस वेरिएंट के संदेह में जांच के लिए भुवनेश्वर भेजे गए हैं। महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस के मामलों की पुष्टि होने के बाद केंद्र सरकार ने तीनों राज्यों को अलर्ट कर दिया है। केंद्र सरकार ने झारखंड को भी सावधान करते हुए विशेष एहतियात बरतने की हिदायत दी है और झारखंड समेत 8 राज्यों पर डेल्टा प्लस का अलर्ट किया गया है। महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस के मामलों की पुष्टि की गई है। दुनिया भर में चिंता का कारण बने कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 5 राज्यों में 43 मामले। इस बीच केंद्र सरकार ने झारखंड को भी अलर्ट किया है।
तो डेल्टा प्लस के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और डेल्टा प्लस को लेकर के केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। तो कई राज्यों में डेल्टा प्लस के मरीज सामने आए हैं और केंद्र सरकार ने झारखंड को भी इस दिशा में अलर्ट कर दिया है। तो लगातार डेल्टा प्लस के खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस के मामलों की पुष्टि की गई है और पुष्टि होने के बाद केंद्र सरकार ने तीनों राज्यों को अलर्ट कर दिया है और इसके साथ साथ केंद्र सरकार ने झारखंड को भी सावधानी बरतने के लिए कहा है। तो झारखंड समेत 8 राज्यों पर डेल्टा प्लस का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मुजफ्फरपुर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक ट्रक ने बस में टक्कर मार दी। वहीं इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि एक बारात की बस मोतिहारी से मुजफ्फरपुर वापस लौट रही थी। इसी बीच नरियार में बस का दाहिना टायर पंचर हो गया और बस के स्टाफ पंचर टायर बदल रहे थे और कुछ बाराती बस से उतरकर सड़क पर खड़े हो गए। इसी बीच पीछे से आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने बस में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें यह हादसा हुआ। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस आनन फानन में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुबह 4 बजे NH पे एक्सीडेंट हुआ। एक ट्रक ने एक बस रुकी हुई थी जिसका टायर पंचर था, टायर बन रहा था, उसी को पीछे से आके टक्कर मार दी। उसी में कुछ जो लोग सड़क पे मौजूद थे उसमें 4 लोगों की डेथ हुई है, बाकी 8-10 लोग इंजर्ड हुए हैं। सबको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। घटना हुआ बस का अगला चक्का दहिना पंचर हो गया था। अच्छा, तो खलासी रोक के और वो चक्का माने बोल्ट खोल रहा था। आगे में हम लोग सब पैसेंजर खड़े थे, इसी बीच में पीछे से ट्रक आके ठोका। वहीं गिरिडीह के गांव ब्लॉक के सभी 134 आंगनबाड़ी केंद्रों में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन की टीम द्वारा बाल संरक्षण समिति का गठन किया जा रहा है। बाल विकास परियोजना गांवा और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की टीम के संयुक्त प्रयास से बाल संरक्षण समिति को सशक्त बनाया जाएगा। मौके पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आरती कुमारी ने गांवा पंचायत के मुस्लिम टोला में बाल संस्थाएं समिति के गठन कराते हुए कहा कि बाल संरक्षण समिति का मुख्य उद्देश्य बच्चों का संरक्षण है। आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत सुरेंद्र जी के द्वारा बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया। इन्होंने ऑलरेडी 39 आंगनबाड़ी सेंटर लेवल पे समिति का गठन किया है। ये 40वां था इनका गठन। आगे भी ये गठन करेंगे और इनका कार्य बहुत ही अच्छा रहा है। और ये बाल संरक्षण समिति का गठन एक विशेष उद्देश्य के लिए किया जा रहा है कि प्रत्येक आंगनबाड़ी के अंतर्गत आने वाले पोषक क्षेत्र में जो भी बच्चे होंगे, उन बच्चों से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी, मुद्दे होंगे, ये समिति मिलकर उसे हल करने की कोशिश करेगी। और वन विभाग के तमाम कोशिशों के बावजूद सरायकेला जिला के कुकड़ू क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। ताजा मामला कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के जानुम गांव का है, जहां बीते रात को जानुम गांव के पशुपति महतो के घर को तोड़ डाला। वहीं श्रीकांत महतो और देवेंद्र नाथ महतो के 4 दीवारी को क्षतिग्रस्त कर दिया। जंगली हाथियों के लगातार आतंक से ग्रामीणों में दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हैं, लेकिन बावजूद इसके वन विभाग को कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। पिछले कुछ महीने से कुकड़ू प्रखंड में एक भी ऐसा रात नहीं गया है जिस रात किसी के घर में नहीं तोड़े और आज तक एक भी परिवार को मुआवजा नहीं मिला सही से। यह हाल किसी एक प्रखंड का, एक पंचायत का नहीं है, पूरे ईचागढ़ विधानसभा का है। कुकड़ू प्रखंड क्षेत्रों में हाथियों का आतंक इतना बढ़ गया कि शाम ढलने से ही आने जाने में मुश्किल है। बीते रात को जानोम गांव में कोई घर और बेड़ों की तोड़ दिया। ग्रामीणों ने मुआवजा देने की मांग की।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज।